आज हम स्टार्ट करते हैं +2 की एनसीईआरटी। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा हो कि आपको पूछना हो तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो कौन से चैप्टर से शुरू करें? फर्स्ट चैप्टर क्या दिया गया है फर्स्ट चैप्टर के बारे में? हड़प्पा सभ्यता। क्या क्या पता है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में? वैसे मैंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है, लेकिन आपको क्या क्या पता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? कुछ जानते हो इसके बारे में? पढ़ा है इसको पहले कभी? +2 में ही हो ना आप? और नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? पहला ही चैप्टर है। एडमिशन को कितना टाइम हो गया? काफ़ी ज़्यादा हो गया, और पहला चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता क्या है उसके बारे में कुछ बता सकते हो? क्या बता सकते हो? हड़प्पा सभ्यता, हाँ बोलो। हड़प्पा सभ्यता एक भारतीय आधुनिक इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता है। ओके। इसके अंदर मोहनजोदड़ो एक सब वो है, ये मुख्य प्रणाली जो है इसकी। अच्छा इसका जो मेन केंद्र माना गया है। ओके। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें अच्छा, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा था इसका? इसको कोई भी ऐसी सभ्यता खोजी गई है उसको हम हड़प्पा सभ्यता को क्यों बोलते हैं? हड़प्पा ही जगह पर पाई गई है। अच्छा, मैं बताती हूँ। इसका हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब इसकी खुदाई हो रही थी, सबसे पहले जिस स्थान को खोदा गया है वो स्थान कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, उसे कब खोजा गया था? 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में, हाँ, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी एक सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि पहले क्या होता था, जो सभ्यताएं जहाँ भी मिलती थी, जिस नदी के किनारे, इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थल खोदे गए हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इसके ज़्यादातर स्थल जो मिले थे वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे। ठीक है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, सेल खड़ी पत्थर का इसमें जिक्र हुआ है। ठीक है, तो सेल खड़ी पत्थर से क्या बनता था? मोहरे बनती थी। और उन मोहरों पर क्या अंकित था? मतलब कुछ बना हुआ था ना मोहरों पर। एक तो लिखा हुआ था कुछ, अब क्या लिखा हुआ था वो तो हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ, और जो बना हुआ था वो चित्र बने हुए थे। ठीक है, मवेशी क्या होते हैं? जैसे इसमें दिया गया है, आप बोल रहे हो मवेशी, ये क्या होते हैं? नहीं पता। मवेशी ऐसे पशु होते हैं जिनके सर पे सींग होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। मवेशी भी, हाँ, जिन्हें हम पाल भी सकते हैं, जैसे दूध के लिए, मांस के लिए, इन चीज़ों के लिए जिनको पालते हैं। जिनकी पहली पहचान इनकी, जिनके सर पे सींग होते हैं। दूसरा, जिन्हें हम दूध, मांस, इन सब चीज़ों के लिए पालते हैं। कौन कौन से हो गए? जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब मवेशियों में आ जाते हैं। मुर्गे के सींग होते हैं, तो फिर मुर्गा मवेशी। सींग नहीं होते ना उसके सिर पे। ठीक है, और एक मिला है ना, एक सींग वाला जानवर भी मिला है वहाँ पे, जिसके एक सींग वाला। ठीक है, जिसके बीच में सींग होता है। तो ये सारी चीज़ कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कौन कौन से पशुओं का जिक्र मिला है ये भी इसमें दिया गया है। और सेलखड़ी पत्थर से सबसे पहले हमने बात की थी, क्या बनाया गया है? मोहरे बनाई गई है, जिसपे जानवरों के चित्र है, और एक लिपि है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। अब आगे देख लेते हैं। अब उस पे क्या है? मृद भांड क्या होते हैं? मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, वो होते हैं मृद भांड। आभूषण, औजार, मोहरे, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली है, इनकी जानकारी उनसे हमें मिलती है। ठीक है, अभी आगे हम देख लेते हैं दूसरा इसमें क्या दिया गया है। अब इसका काल दिया गया है कि इसका समय काल कब से कब तक था? 2300 ईसा पूर्व। हाँ, कहीं 1900 दिया है, लेकिन जो सही माना जाता है वो माना जाता है 1700 ईसा पूर्व। हाँ, इसमें दिया गया है ना 1900, लेकिन मोस्टली ये माना जाता है। तो हमें कैसे पता चला कि ये इसका काल है? तो एक पद्धति होती है सी कार्बन पद्धति, सी कार्बन 14 पद्धति। ठीक है, उसके द्वारा कोई भी प्राचीन चीज़ें हैं उनकी आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है,
तो यानी C14 या कार्बन 14 पत्ती के द्वारा इसी से हमें पता चला है कि जो हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी। ठीक है, तो किससे पता चला है? कार्बन 14 पत्ती। क्या इसकी आयु थी? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का। ठीक है, आगे देखिए, ये देख रहे हो, इसका एरिया दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है, हाँ, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी ये भी दिया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी ये भी देख लेते हैं हम। मैं आपको मैपिंग के द्वारा दिखा देती हूँ। अगर हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, और उस समय भारत में और कौन सा देश था? ये पाकिस्तान का एरिया था, और उसके ऊपर अफगानिस्तान वाला एरिया। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी? ये है मांडा, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे कौन सा है? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ठीक है, और यहाँ पे है महाराष्ट्र में, कौन सा हो जाएगा? देमाबाद। ठीक है, और यहाँ पे है यूपी में आलमगीरपुर। समझ आ रहा है कुछ? तो ऐसे फैली हुई थी। किस आकार में? त्रिकोणीय आकार में फैली हुई थी। ऐसे त्रिभुजाकार बन रहा है ना ये एरिया, और ये एरिया कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया। इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, अब ये सारी चीजें समझ आ रही है ना आपको अच्छे से? अब इसको मैं एक बार क्लियर कर दूं? अच्छा, ये आपको रखना है सारा। ठीक है, अब ये जो दिया गया है इसको ध्यान से देखो। अब ये नदियां दी गई है कुछ, कौन कौन सी नदियां दी गई है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? ठीक है, जैसे अब ये ऊपर से कौन सी नदी आती है? ऐसे कौन सी नदी आती है? ऐसे सिंधु नदी आती है। तो यहाँ पे क्या कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो ये कौन सी नदी के किनारे हो गया? ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी आके कहाँ पे गिरती है? यहाँ पे भारत के, ये जैसे भारत था, इसकी इस साइड कौन सा महासागर, सागर क्या है? यहाँ पे है अरब सागर। ठीक है, सिंधु नदी आके इसमें गिर जाती है, और यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे कौन सा था? हड़प्पा था। यहाँ पे था हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। शाबाश। और कौन कौन से थे? और कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे था? कहाँ पे था कालीबंगा? राजस्थान में कोई नदी तो होगी ना, वहाँ पे कौन सी नदी के किनारे था? यहाँ से एक और प्रमुख नदी थी जिसके किनारे बहुत सारे प्रमुख जो है स्थल है। नहीं, लोथल कौन सी नदी के किनारे था? लोथल था भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। और लोथल क्या, एक प्रमुख बंदरगाह भी है। हड़प्पा सभ्यता के टाइम का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे था? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी। ठीक है, ये मैं आपको नोटबुक में लिखवा दूंगी ना, बाद में सारा अच्छे से कवर करवा दूंगी। ये देखो, इसमें दिया गया है ना, सारा सब कुछ लिखा हुआ है। कालीबंगा या कालीबंगन। ठीक है, ऊपर राखी गढ़ी, बनावली। अच्छा, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित? सबसे बड़ा क्षेत्र भारत के अंदर राखी गढ़ी, हरियाणा में जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? राखी गढ़ी। ठीक है, अब कुछ और चीजें मैं आपको आगे क्या देख लेते हैं।
अभी मैं आपसे एक बार दोबारा पूछ लेती हूँ, लोथल कौन सी नदी के किनारे था? कौन सी नदी के किनारे था? और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे था? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा और रोपड़ भी एक जगह थी, वो कौन सी नदी के किनारे थी? रोपड़। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है सतलुज नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? आगे क्या दिया गया है, ये देखो, ये क्या दिया गया है, सीसवाल, ये कुछ लिखा हुआ है, देखो इसको। सीसवाल भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, और ये राखीगढ़ी में, हिसार में, हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक है, आगे दिया गया है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि से संबंधित साक्ष्य भी हमें मिले हैं। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? हाँ, हल मिले हैं, और क्या क्या चीजें मिली है? उसमें लिखा हुआ है ना कि कौन कौन से, जौ, तिल, गेहूं, ये जब मिलेंगे तभी तो, ये सब मिलेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कृषि हो रही थी। हाँ? चना भी मिला है, चावल भी मिला है, और क्या मिला है? बाजरा मिला है, और उस टाइम कपास भी होती थी। कैसे पता चला? क्योंकि हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य। अब सूती कपड़ा किससे बनता है? तो फिर क्या होता था? कपास भी होती थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम कांस्य का प्रयोग होता था ना, लोहे का प्रयोग होगा, उस काल को क्या कहेंगे? लोह युगीन सभ्यता। पत्थर का काल, पाषाण, पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण, पाषाणकालीन सभ्यता। और जब कांस्य का प्रयोग हो रहा है, तांबे, सबसे पहले कौन सी धातु आई थी? तांबा। और तांबे में टीन को मिला के क्या बनाया जाता है? कांस्य, कांसा बनाया जाता है। तो वो कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो कौन कौन से मिले और कहाँ कहाँ से मिले हैं? अच्छा, खेत को जोतने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। किससे जोते जाते थे खेत? बैल और हल। ठीक है, हाँ, राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ जैसे जैसे आप पूछते जा रहे हो। जहाँ भी जो भी डाउट आ रहा है, जो भी कुछ भी, आप फटाफट पूछते जाइए, मैं आपको सारी चीज़ें बताते क्लियर करती जा रही हूँ। मोहनजोदड़ो के बारे में भी दिया आगे। अच्छा, ये चीज़ जो दिखाई गई है, एक तरफ जो लिखा हुआ है दुर्ग है, एक तरफ बड़ा सा बना हुआ है निचला शहर है, क्या है ये? जैसे कोई भी शहर बसा हुआ था ना, तो उसमें क्या था? देखिए, एक तरफ जैसे जो घर बने हुए थे ऐसे ऊंचाई पे बने हुए थे, ये कम एरिया में थे, और एक बड़े एरिया में भी बना हुआ था ऐसे, वो नीचे। जो ऊंचाई पे घर बने हुए थे ऐसे चबूतरा बना के उसके ऊपर घर ठीक है, ऊंचाई पे घर बनाए गए थे, उन्हें कहा जाता था दुर्ग। और ये जो नीचे है, इसे क्या कहा जाता था? निचला शहर। मतलब दो वर्गों में बंटा हुआ था। वर्ग व्यवस्था तो उस टाइम भी थी, दिख रहा है ना, क्योंकि एक ही शहर में एक तरफ बड़ा बना हुआ है, जैसे ऊंचा बना हुआ है, जिसमें कम लोग थे। इसमें ये देखा जाता है कि जैसे अमीर वर्ग के लोग जो रह रहे हो, और ये निचला वर्ग जिसमें सामान्य लोग सब रहते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यही बनाया गया, ये निचला शहर है, ये दुर्ग है, ये जो ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया, लेकिन यहाँ पे कम घर है, और वहाँ पे बहुत सारे घर हो गए। ठीक है,
यानी बस्तियां आपकी है जो 2 भागों में विभाजित थी, ठीक है। कच्ची ईंटों के चबूतरे के ऊपर बनाया गया था। कच्ची हड़प्पा सभ्यता में औजार कैसे होते थे? औजार हाँ, किस टाइप के होते थे? जैसे अभी आपने बताया ना, आप भी बता रहे थे हल मिले हैं, हाँ, जैसे मिट्टी के भी हैं, पत्थर और उनके भी हैं, तो ये दोनों मिला के बनाए जाते थे, लकड़ी और पत्थर के। तो इस तरह के औजार मिले हैं, ठीक है। चलिए बेसिक से हम देख लेते हैं जो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी। और इंडिया का मैप किस किस को बनाना आता है? कल से सब क्या करोगे, इंडिया का मैप बनाना सीखोगे, ठीक है। +2 में हो ना आप सब, ठीक है। तो आधा आता है, पूरा तो नहीं आता ना, तो पूरा बनाना सीखना है। इंडिया का भी सीखना है और वर्ल्ड का भी सीखना है, ठीक है। तो 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर अपने आप बनने लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ये कौन सा, अभी ये कौन सा देश है? कौन सा देश है ये? और उस टाइम ये भारत में ही था। तो भारत के बहुत सारे जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल थे वो कहाँ चले गए हैं? कौन कौन से स्थल चले गए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी और सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कौन सी नदी के किनारे था? दास्क नदी के। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे था ये। और जो मैंने अभी बताया यहाँ पे देमाबाद, ये कौन सी नदी के किनारे था? परवरा नदी के किनारे। परवरा ये नदी है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी के अंदर मिलने वाली एक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। गोदावरी के अंदर आके ये मिल जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गोदावरी की सहायक नदी, परवरा नदी को। जो आलमगीरपुर था यहाँ पे, वो कौन सी नदी के किनारे है? ये पूछा जाता है ना कौन कौन सी नदियों के किनारे है, तो ये हिडन नदी के किनारे है। हिडन नदी के, ये कौन सा है? आलमगीरपुर। कहाँ पे है ये? यूपी के अंदर है ये, यूपी में आलमगीरपुर। और जम्मू कश्मीर में इधर वाला कौन सा था? मांडा, चिनाब नदी के पास। चेनाब या चिनाब नदी जिसे हम कहते हैं। जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियां जो यहाँ से बहती है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये नदियां 5 नदियां इससे बहती है। पंजाब का नाम इसीलिए तो पड़ा है ना, 5 नदियों का जो संगम है पंजाब, ठीक है। क्लियर हो रही है आपकी सारी चीजें? आगे क्या दिया है, आगे बताइए। आगे दिया है, हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। स्नानागार समझ रहे हो? बाथरूम है नहाने के लिए, ठीक है। पक्की ईंटें, जिसका फर्श किसके? पक्की ईंटों का बना हुआ होता था, ठीक है। उसके आगे दिया गया है, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। दीवार के पास से नालियां निकल के कहाँ जाती थी? जो गलियों में जो नालियां बनी हुई थी ना, उससे पानी निकल के बाहर चला जाता था। यानी बहुत अच्छे से सब चीज़ों को किया गया था। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय यानी शहरी सभ्यता। जिस तरह का सिस्टम आज भी शहरों में, उससे कहीं बेहतर सिस्टम कब था? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आती है वो किस तरह की सभ्यता थी? फिर ग्रामीण सभ्यता आ गई थी। पहले नगरीय सभ्यता आई है, ग्रामीण सभ्यता बाद में आई है, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा बताया था रावी नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और यहाँ पे लोथल कौन सी नदी के किनारे बताया था? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, ये कोटदीजी है, सुतका गेंडोर है, और ऊपर कौन सा आ जाएगा? ऊपर हड़प्पा आ जाएगा। ये सारे स्थल अभी कहाँ पे? पाकिस्तान में है। बालाकोट भी और चहुंदड़ो भी। अब आगे निकालो, आगे क्या दिया गया है? समाधान। समाधान क्या होता है? समाधान मतलब जो
शव क्या होता है, मरने के बाद जो शरीर होता है उसको बोला जाता है शव। शवाधान कैसे किया जाता था, कैसे साक्ष्य मिले हमें? मिट्टी के गर्त में दफनाए जाते थे और उनके साथ बहुत सारी चीजें दफनाई जाते थे। आभूषण, बहुत सारे आभूषण भी साथ में दफनाए गए थे। जैसे हड़प यहाँ पे कश्मीर में बुर्ज होम में तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है, क्योंकि कंकाल, हाँ तो बुक से ही तो पढ़ा रही हूँ, बुक में ही तो है, मैं अपने से थोड़ी ना बना रही हूँ। ये सब चीज़ें बुक में ही दी है, मैंने अपने से कुछ नहीं बनाया है, ठीक है। बुर्ज होम जहाँ से कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है कि मनुष्य जो है गड्ढे खोदकर, यानी गर्त होता है गड्ढा, गड्ढा खोद के उसमें रहते थे, ठीक है। उसमें और क्या दिया गया है समाधान में, सामाजिक भिन्नताएं और आर्थिक भिन्नताएं थी। इसका मतलब ये है कि जो सब दफनाए गए हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिले हैं, और ऐसा है कि अलग अलग चीजें उनके साथ दफनाई गई थी। या तो कुछ आभूषण वगैरह मिले हैं, कुछ औजार मिले हैं, जैसे अभी हमने देखा कि बुर्ज होम में क्या मिला था, कुत्ते के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। अब इसमें आगे देख लेते हैं विशाल पिरामिडों, जिसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इसमें कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई है। राजकीय, अभी हमने बात की थी, एक उच्च वर्ग था और एक निम्न वर्ग था, तो कुछ ऐसे समाधान मिले हैं जिनमें बहुत सारे आभूषण वगैरह दफनाए गए हैं। तो जो अमीर लोग हैं उन्होंने बहुत सारे, अब जिनके पास आभूषण होंगे वही तो दफनाएंगे ना, जिसके पास नहीं होंगे वो क्या दफनाएंगे। तो इस तरह की धन संपत्ति दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे देख लिए, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, मतलब गड्ढा खोद के गड्ढों में दफनाया जाता था। अब गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, मतलब जो गड्ढा खोदा गया अलग अलग आकार में खोदा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कुछ स्थानों पर गर्त की स्तों पर ईंटों की चिनाई की गई है, जैसे ईंटों की चिनाई करके उसके बाद जैसे दफनाया गया है, हाँ अलग अलग, ठीक है। बहुत सारी चीजें आज भी हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हाँ जी, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। तो हाँ अलग अलग मिलते हैं। अभी यहाँ पे देखो दिया गया 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों के मनके और सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। मनके नहीं होते, गोल गोल मोती, जिनको आप बोलते गोल गोल, जैसे मोतियों की माला कहते हैं या फिर मनकों की माला, ऐसे मनके जिनके अंदर से धागे पिरोए जाते हैं, ठीक है। उनके धागे अंदर डाल के जिनकी माला बन जाती थी, ठीक है, मनकों की माला जिसकी, ठीक है। ये सारी ये आभूषण जो है वहाँ पे मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था, परंतु कुछ कलाकार, ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब कई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाई गई थी और कई जगह बहुमूल्य वस्तुएं हमें मिली है। दर्पण, दर्पण तो शीशा होता है ना, हाँ। तो सब चीज, जो चीजें मिली है वो यहाँ पे बताई जा रही है। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप पूछ लीजिए, क्योंकि जब तक आप वर्ड अच्छे से समझोगे नहीं ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे शिल्प, छोटे छोटे काम जो किए जाते थे उन्हीं को किया जाता था सबको। अब आगे इसमें देखो ये क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेसोपोटामिया, यहाँ पे हड़प्पा लिखा हुआ है, ये सब क्या है, मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए क्या था, जिस टाइम पे हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता थी ना, और भी कई जगह पे सभ्यताएं विकसित हुई थी। जैसे मिस्र की सभ्यता क्या है, अफ्रीका का जो मिस्र देश है उस वहाँ पे कौन सी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता। और जो मध्य एशिया वाला भाग है वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, और उसके अलावा चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। जो इस साइड में मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, यहाँ पे मध्य में कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता। हाँ, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है, ऊपर चीन की सभ्यता। लेकिन इन दोनों सभ्यताओं को आप मिला लोगे, उसके भी 12 गुना, उसके 12 गुना बड़ी कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता। इतनी बड़ी थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिलाने के 12 गुना बड़ी कौन सी सभ्यता थी? इसके अलावा एक सभ्यता और जो हमने यहाँ पे नोट नहीं किया, वो कौन सी थी? चीन की सभ्यता। तो 4 सभ्यताओं का जो है इतिहास में हम देखते हैं, 4 सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, जो वहाँ पे मर्द भांड मिले हैं, क्या थे मर्द भांड? मट्टी के बर्तन। तो किस रंग के बने हुए थे वो? मिट्टी के बने हुए थे। उन पे रंग, कोई कलर भी कलर होते हैं। आजकल मिट्टी के बर्तन, और उन पे शिल्पकारी होती थी। हाँ, तो किस कलर में होती थी वो? ये तो मैं पता नहीं किस कलर। आजकल आपने मिट्टी के बर्तन देखे हैं कहीं भी? किस कलर? लाल रंग के बने होते हैं। और उन पे जो डिजाइन किया होता है वो किस रंग से करते हैं? कई तरीके होते हैं, ब्लू कलर होता है, येलो होता है। तो उस टाइम की जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो किस रंग में मिले हैं? लाल रंग में। और जो उनके ऊपर डिजाइन किया होता था, ये डिजाइन किस रंग का होता था? काले रंग का। क्वेश्चन ये सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। काले रंग का डिजाइन किया होता था। आगे क्या दिया वो देखो, उसमें क्या दिया गया आपकी बुक में? आगे मुहरें, लिपि और बाट क्या है ये सब? मुहरें क्या है, लिपि क्या है, बाट क्या है? बाट क्या होता है? बाट जो जिससे वजन करते हैं, किसी चीज को तोलने के लिए। आज भी आप सब्जी वाले के पास जाओ तो उसके पास होता है ना, एक साइड में वो सब्जी डालता है और एक साइड में बाट रखता है। तो वो सारी बाट, ये सारी चीजें उस टाइम हड़प्पा सभ्यता से भी मिली है। लिखा है कि मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। सामान से भरा हुआ एक थैला है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बंधा हुआ है और गांठ पर थोड़ी गिल्ली मिट्टी जमा कर ऊपर, जैसे कोई थैला है, यहाँ से वो बंधा हुआ है, जो ये गांठ मार दी गई है यहाँ से थैले को। यहाँ पे क्या किया गया है? गिल्ली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। ठीक है, क्योंकि गिल्ली मिट्टी है, उसमें मुहरें रख दी है, तो उसको दबाओगे तो मिट्टी पे मुहरों की छाप पड़ जाती है ना, तो इससे छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान तक पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी जो मिट्टी ऐसे दबाई गई थी उसमें सिक्के रखे गए मिट्टी के, और फिर वो जब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसके निशान पड़ जाएंगे। अगर कोई चीज छेड़ेगा तो पता चल जाएगा कि रास्ते में किसी ने छेड़ा है, तो वो जो निशान बना था वो अगर वैसे का वैसा है तो मतलब इसको छेड़ा नहीं गया है। कितने अच्छे आइडियाज थे ना। यदि अगला है, मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। और ये मोहरे एक तरीके से जैसे मोहनजोदड़ो मूवी में दे रखा है, वो पास की तरह यूज होती थी मोहरे। हाँ, सब ये सब होता था। एक रहस्यमय लिपि, क्या अर्थ हुआ रहस्यमय? एक रहस्य ही बना हुआ है, अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए ना कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन आज तक हम इसको नहीं पढ़ पाए, हमें हमारी समझ से बाहर है ये। आगे देखिए, आगे दिया गया है प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को हिले, जैसे कि मृद भांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था। समझ आ रहा है आपको? जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। जो ईंटें हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक समान अनुपात में बनाई गई थी। इतना मतलब ऊपर से नीचे तक इतना बनाया था इन्होंने। हाँ, तो सब कुछ पूरा, जैसे आज भी तो हम रहते हैं ना, आज भी तो हमारी कोई सभ्यता ही है।
तो वैसे उस टाइम में सब कुछ बना हुआ था, नगर बने हुए थे सब कुछ। तो आगे हम देखेंगे कि उस चीज़ का अंत कैसे हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। मतलब अभी तक कोई ऐसा उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर वहाँ की लिपि पढ़ ली जाए तो हमें कुछ समझ में आएगा। अभी तक तो हमें जो मोहरें मिल रही है, सबसे अच्छा स्रोत है मोहरें, क्योंकि मोहरों पे सारी चीज़ें अंकित की गई है ना। जो चित्र है उससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, और घर कैसे थे वो हमें वहाँ की खुदाई से पता चल रहा है। जैसे सबसे पहले जब हड़प्पा को खोदा गया था तो क्या हुआ था कि लोगों को जब पक्की ईंटें मिल रही है तो लोग वहाँ से ईंटें उठा उठा के लेके गए थे। तो वहाँ पर इतनी चीज़ों का अच्छे से नहीं पता लग पाया, क्योंकि जैसे अब जब शुरू में खुदाई हुई थी तो क्या हुआ था कि वहाँ रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। मैं बताती हूँ आपको। कराची से लेके जो ये वाला भारत का एरिया था ना, ये जो गुजरात और इधर वाला जो एरिया था, यहाँ समुद्र के किनारे क्या है? कराची। और यहाँ से इधर तक लाहौर है इधर। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक बन रहा था। जब खुदाई हुई तो यहाँ से जब खुदाई हो रही है तो पक्की ईंटें निकलना शुरू हुई उस सभ्यता से संबंधित। अब लोगों ने ये सोचा कि भगवान का वरदान समझ के कुछ भी कि यहाँ पे हमें पक्की ईंटें मिल रही है, तो यहाँ से निकाल के ले जाना शुरू किया और अपने घर बनाना शुरू कर दिया। तो वो सभ्यता एक तरह से वहाँ पे कुछ चीज़ें नष्ट हो गई, पता नहीं लगा, क्योंकि लोग जब निकाल के लेके गए हैं तो वो उस चीज़ को संभाल के थोड़ी ना रखेंगे। वो तो मिट्टी कुछ भी बन रहा है उसको ख़त्म कर देंगे और ईंटें निकाल के ले जाएंगे। उसके बाद जब मोहनजोदड़ो की खोद हुई है तो क्योंकि बाद में पता चल गया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, तो फिर बहुत अच्छे से उन चीज़ों को खोदा गया है और चीज़ों को संभाल के रखा गया है। तो मोहनजोदड़ो एक संरक्षित क्षेत्र था, वहाँ से हम अच्छे से पता लगने लग गया था हमें। सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ज़्यादातर नगर सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की, 1922 में मोहनजोदड़ो की। लास्ट में दिया गया है सब। हाँ जी, हाँ, मोहनजोदड़ो की रखालदास बनर्जी ने और 1921 में दयाराम साइनी ने हड़प्पा की। अब लास्ट में क्या दिया है? 9वां पॉइंट है सभ्यता का अंत कैसे हुआ। जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने बड़े बड़े शहर बसे हुए थे, तो इसका अंत कैसे हुआ था। ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान कौन सा एरिया है? जैसे भारत में क्या है, भारत में ये वाला जो एरिया है ना, राजस्थान वाला, उसी तरह यहाँ पे जो रेतीला एरिया है पाकिस्तान का, वो चोलिस्तान है। जो राजस्थान का जिस तरह का एरिया आपको पता है, रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं, उसी तरह का ये भारत पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन ये इसके पास वाला एरिया, ये भी तो रेतीला एरिया था ना जो पाकिस्तान के हिस्से में आया है, इसको चोलिस्तान बोला जाता है, ठीक है। चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। यानी ये यहाँ पे रेतीला एरिया था, इसलिए हड़प्पाई लोगों ने इस एरिया को छोड़ना स्टार्ट किया। हरियाणा, गुजरात, इन एरिया में बसना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका एक कारण आबादी बढ़ना भी था। ये हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे ना। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, ठीक है। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषता की समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आगे दिया गया है कि परिवर्तन कैसे हुआ, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई। जैसे जलवायु का परिवर्तन हुआ, वनों की कटाई हुई, अत्यधिक बाढ़ आने से, नदियों के सूख जाने से, और या नदियों का मार्ग बदलने से, ठीक है। नदियों का मार्ग बदल लेना और भूमि का अत्यधिक उपयोग। भूमि पर बार बार फसलें उगाएंगे, बार बार फसलें उगाए तो उपजाऊपन खत्म होगा, तो कोई भी जैसे सभ्यता वहाँ के लोग उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। लेकिन इन चीज़ों से पूरी सभ्यता तो खत्म नहीं हो सकती ना। अगर कहीं फसल अनुपजाऊ हो गई है तो पूरी सभ्यता तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, पूरे लोग उठ के वहाँ से चले नहीं जाएंगे ना।
ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। आगे देख लेते हैं इसमें। अब देखिए, दो चीजें ज्यादातर मानी गई है इसमें दिया गया। एक तो जब आर्य भारत में आए थे, कहा जाता है कि आर्यों ने उनको खदेड़ा था। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ था, बाढ़। इसको ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि आज भी अगर आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको जो टीले मिलते हैं, तो इस तरह के टीले बने हुए हैं जिनकी खुदाई हो रही है। ऐसे लगता है कि वो बाढ़ से इकट्ठी हो गई है वो मिट्टी, यानी पानी से, बाढ़ का पानी आने से। फिल्म देखी थी जो मोहनजोदड़ो, उसमें भी क्या दिखाया गया, बाढ़ आने से क्या हुआ था, सभ्यता का अंत हुआ था। अच्छा, इस टॉपिक से संबंधित कोई और भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह रह गया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं एक बार। अच्छा, एक बार इसको रिवाइज करके कल पूछोगे। कल जो भी आपका टॉपिक रहता है वो आप मेरे से इसमें पूछेंगे। कब से कब तक ये शुरू हुई थी, कब इसका अंत हुआ था, कौन कौन सी नदियाँ इसमें हैं, कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं, किस तरह की मुद्राएं मिली थी, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद करके आएंगे। और कल की क्लास जब हम फिर से करेंगे तो आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूँगी। ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी में भी काम आएगी आगे, और +2 में तो काम आनी है, क्योंकि अभी तो आपका ये सारा सिलेबस ही यही है। तो आज की क्लास हम यही करते हैं समाप्त, कल फिर इसी टाइम पे, ठीक है।